जिस दिन मेरे पति ने मेरे हाथ में तलाक के कागज रखकर कहा, जिस औरत की गोष्ट सुनी हो वो इस घर की बहू नहीं हो सकती, उस दिन पूरे परिवार ने मुझे दोषी ठहरा दिया। लेकिन 5 साल बाद एक डॉक्टर की सिर्फ एक रिपोर्ट ने साबित कर दिया कि गलती मेरी नहीं थी और तब रोने की बारी उनकी थी। मेरा नाम नीना शर्मा है। आज लोग मुझे एक ऐसी औरत के रूप में जानते हैं जो हजारों परिवारों को उम्मीद देती है। लेकिन एक समय ऐसा भी था जब मुझे खुद अपनी जिंदगी से उम्मीद नहीं बची थी। मेरी शादी विवेक मेरा से 6 साल पहले हुई थी। विवेक एक बैंक मैनेजर थे, पढ़े लिखे, समझदार और बहुत शांत स्वभाव के। शादी के शुरुआती 2 साल ऐसे गुजरे जिससे हर लड़की सपने देखती है। हम साथ घूमते, साथ खाना बनाते और भविष्य के सपने देखते। विवेक अक्सर कहते मुझे बेटी चाहिए। मैं हंसकर जवाब देती और मुझे बेटा। फिर हम दोनों हंस पड़ते। मुझे लगता था मेरी जिंदगी पूरी हो चुकी है, लेकिन कुछ अधूरे सवाल सबसे खुशहाल रिश्तों को भी तोड़ देते हैं। शादी के तीसरे साल घर में एक ही सवाल बार बार पूछा जाने लगा, खुशखबरी कब दोगे? शुरुआत में सब प्यार से पूछते थे, फिर उसी सवाल में ताने घोलने लगे। मेरी सास कमला देवी हर दूसरे दिन कहती, हमारे खानदान का चेहरा कब जलेगा? मैं मुस्कुरा देती, माँ जी भगवान की मर्जी होगी तो जल्दी ही, लेकिन भगवान की मर्जी का आंसर इंसानों को कहाँ होता है। धीरे धीरे घर का माहौल बदलने लगा। कोई रिश्तेदार आता तो सबसे पहले मेरी तरफ देखकर पूछता, अभी तक कोई बचा नहीं? किसी शादी में जाते तो लोग फुसफुस कर बातें करते, इतने साल हो गए, लगता है लड़की में कोई कमी है। मैं हर बार मुस्कुराने की कोशिश करती, लेकिन हर ताना दिल पर एक नया घाव छोड़ जाता। एक शाम मैंने खुद ही विवेक से कहा, चलो डॉक्टर के पास चलते हैं, पूरा चेकअप करवा लेते हैं। विवेक ने बिना मेरी तरफ देखे जवाब दिया, जरूरत नहीं है। मैंने हैरानी से पूछा, क्यों? उन्होंने थोड़ा सख्त होकर कहा, हमारे परिवार में आज तक किसी को ऐसी कोई समस्या नहीं हुई। अगर दिक्कत है तो तुम्हारी तरफ ही होगी। उनकी बात सुनकर मैं कुछ पल के लिए बिल्कुल चुप रह गई। यह वही विवेक थे जो कभी हर मुश्किल में मेरा हाथ पकड़ते थे। आज बिना किसी जांच के उन्होंने फैसला सुना दिया था। अगले ही हफ्ते मेरी सास मुझे एक प्रसिद्ध स्त्री रोग विशेषज्ञ के पास ले गई। मेरे सारे टेस्ट हुए, रिपोर्ट आई। डॉक्टर ने कहा, फिलहाल रिपोर्ट सामान्य है, लेकिन बेहतर होगा कि आपके पति का भी एक सामान्य टेस्ट हो जाए। इतना सुनते ही कमला देवी का चेहरा बदल गया। उन्होंने तुरंत कहा, डॉक्टर साहिबा, मेरे बेटे को किसी टेस्ट की जरूरत नहीं, समस्या बहू में ही होगी। डॉक्टर ने शांत स्वर में कहा, मैडम, बिना दोनों की जांच के कोई निष्कर्ष निकलना सही नहीं होगा। लेकिन उन्होंने डॉक्टर की बात बीच में ही काट दी। हमें और डॉक्टर दिखा लेंगे। वह मेरा हाथ पकड़कर मुझे बाहर ले आई। मैंने पीछे मुड़कर डॉक्टर की तरफ देखा। उनकी आंखों में मेरे लिए अफसोस साफ दिखाई दे रहा था। उस दिन के बाद मेरे लिए घर बदल गया। अब मैं बहू कम और एक भूल ज्यादा थी। मेरी हर बात पर ताना मिलता। अगर मैं हंसती तो कहा जाता, जिसे औलाद की फिक्र नहीं उसे और किस बात की फिक्र होगी। अगर मैं चुप रहती तो कहा जाता, देखो सच सुनकर मुंह उतर गया। धीरे धीरे विवेक भी मुझसे दूर होते गए। अब वे देर से घर आने लगे, मुझसे कम बातें करते और कई रातें ड्राइंग रूम में ही सो जाते। एक रात मैंने हिम्मत करके उनसे पूछा, विवेक, क्या तुम्हें भी लगता है कि गलती सिर्फ मेरी है? उन्हें कुछ सेकंड मेरी तरफ देखा, फिर बहुत ठंडी आवाज में कहा, मुझे सिर्फ इतना पता है, 6 साल हो गए हैं और मेरे माँ बाप आज तक दादा दादी नहीं बन पाए। मेरी आंखों से आंसू बह निकले। लेकिन बिना टेस्ट के तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? उन्होंने पहली बार ऊंची आवाज में कहा, हर बात का सबूत नहीं चाहिए होता नीना, कुछ बातें सामने दिखाई देती है। उस रात में पूरी रात रोती रही, लेकिन मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि अगली सुबह मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला होने वाला था। क्योंकि नाश्ते की मेज पर मेरे सामने सिर्फ चाय का कप नहीं, तलाक के कागज भी रखे होने वाले थे। जिस दिन सच जाने बिना मुझे दोषी ठहरा दिया गया, अगली सुबह मैं रोज की तरह रसोई में चाय बना रही थी। पूरी रात रोने की वजह से मेरी आंखें सूज चुकी थी। फिर भी मैंने सोचा शायद आज सब ठीक हो जाएगा। शायद विवेक को अपनी बात का एहसास हो गया होगा। लेकिन जिंदगी कई बार इंसान को उम्मीद इसलिए देती है ताकि टूटने की आवाज़ और ज़्यादा सुनाई दे। नाश्ते की मेज पर विवेक
कमला देवी और मेरे ससुर ओम प्रकाश मेरा बैठे थे। पूरा घर असामान्य रूप से शांत था। मैंने जैसे ही चाय रखी, विवेक ने एक भूरा लिफाफा मेरी तरफ बढ़ा दिया। इसे देख लो। मैंने मुस्कुराने की कोशिश की। क्या है इसमें? उन्होंने बिना किसी भावना के कहा, तलाक के कागज। मेरे हाथ में वही रुक गए। कुछ पल के लिए मुझे लगा शायद मैं ठीक से सुन नहीं पाई। मैंने कांपते हाथों से लिफाफा खोला। अंदर सचमुच तलाक की याचिका थी। मैंने अविश्वास से विवेक की तरफ देखा। इतनी बड़ी सजा बिना मेरी गलती जाने। विवेक ने गहरी सांस ली। नैना, मैंने बहुत सोचा है। मैं अपनी जिंदगी ऐसे नहीं गुजार सकता। मुझे अपना परिवार चाहिए। मेरी आवाज़ भर आ गई। परिवार? क्या मैं तुम्हारा परिवार नहीं हूँ? उन्होंने नजरें फेर ली। उस एक खामोशी ने मेरे सारे सवालों का जवाब दे दिया। मैंने आखिरी बार कोशिश की। बस एक बार अपना टेस्ट करवा लो। अगर रिपोर्ट में मेरी गलती निकली तो मैं बिना कुछ कहे चली जाऊंगी। कमला देवी तुरंत गुस्से में बोली, बस करो नैना। अपने दोस्त को छिपाने के लिए अब मेरे बेटे को बदनाम करोगी? मैंने शांत स्वर में कहा, माँ जी, मैं किसी को बदनाम नहीं कर रही। मैं सिर्फ सच जानना चाहती हूँ। उन्होंने मेज पर हाथ मारते हुए कहा, सच यही है कि हमारे खानदान में कभी किसी मर्द में कमी नहीं रही। कमरे में फिर सन्नाटा छा गया। मैंने विवेक की तरफ देखा। काश वो एक बार कहते, चलो टेस्ट करवा लेते हैं। लेकिन उन्होंने सिर्फ इतना कहा, माँ सही कह रही है। 2 हफ्ते बाद हम फैमिली कोर्ट में थे। मेरे माता पिता भी आए थे। माँ मुझे देखकर रो पड़ी। बेटा, अभी भी अगर तू कहना चाहे तो हमें लड़ेंगे। मैंने उनका हाथ पकड़ लिया। माँ, रिश्ते अदालत में नहीं बचते। अगर भरोसा मर जाए तो फैसला सिर्फ तारीख बदलता है। पापा चुपचाप मेरी बात सुनते रहे। उनकी आंखों में दर्द था, लेकिन उन्होंने मुझे रोका नहीं। कानूनी प्रक्रिया पूरी होने में ज़्यादा समय नहीं लगा। हम दोनों ने दस्तावेजों पर हस्ताक्षर कर दिए। जज ने आखिरी बार पूछा, क्या यह फैसला आपकी अपनी इच्छा से है? मैंने धीमे से कहा, जी। विवेक ने फिर सिर हिला दिया। बस 6 साल का रिश्ता कुछ मिनटों में खत्म हो गया। कोर्ट से बाहर निकलते ही कमला देवी ने राहत की सांस ली। उन्होंने विवेक से कहा, अब जल्द ही तेरी दूसरी शादी कर देंगे। इस बार ऐसी लड़की लाएंगे जो हमारे घर का वारिस दे सके। मैंने वह शब्द साफ साफ सुने, लेकिन मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। कुछ रिश्ते एक बार टूट जाए तो उन्हें आखिर बार देखने की भी जरूरत नहीं रहती। मैं अपने मायके लौट आई, लेकिन मैं किसी पर बोझ बनकर नहीं रहना चाहती थी। करीब 1 महीने बाद मुझे जयपुर के एक निजी स्कूल में प्रशासनिक अधिकारी की नौकरी मिल गई। तनख्वाह बहुत बड़ी नहीं थी, लेकिन इतनी जरूर थी कि मैं सम्मान से जी सकूं। मैंने जयपुर में छोटा सा किराए का कमरा लिया और नई जिंदगी शुरू कर दी। दिन भर नौकरी, शाम को अकेलापन और रात को पुरानी यादें, यही मेरी दिनचर्या बन गई। करीब 3 महीने बाद स्कूल की तरफ से सभी कर्मचारियों का वार्षिक स्वास्थ्य परीक्षण रखा गया। मैं भी अस्पताल पहुंची। सारे सामने टेस्ट हुए। जाने ही वाली थी। एक महिला डॉक्टर ने मेरी पुरानी मेडिकल फाइल देखी। उन्होंने पूछा, आप शादीशुदा है? मैं कुछ पल चुप रही, फिर मुस्कुराकर कहा थी। उन्होंने मेरी तरफ देखा। अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं कुछ अतिरिक्त जांच करवाना चाहूँगी। मैंने हैरानी से पूछा। तो उन्होंने बहुत गंभीर स्वर में कहा, आपकी पुरानी रिपोर्ट देखकर मुझे एक बात समझ नहीं आ रही और मैं बिना पूरी जांच के कोई निष्कर्ष नहीं निकलना चाहती। मुझे तब बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ दिनों में एक मेडिकल रिपोर्ट मेरी पूरी जिंदगी का सबसे बड़ा सच सामने वाले लाने वाले थी। और वही सच साबित करने वाला था कि जिस इल्जाम के साथ मुझे घर से निकाला गया था, शायद उसका मुझसे कोई संबंध ही नहीं था। एक रिपोर्ट जिसने साबित कर दिया कि मेरी गलती कभी थी ही नहीं। अगले 3 दिन में बार बार उसी अस्पताल के चक्कर लगाती रही। डॉक्टर ने कुछ अतिरिक्त जांच लिखी थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था आखिर वह क्या ढूंढ रही है। मन में डर भी था और उम्मीद भी। मैं चाहती थी कम से कम अब मुझे सच पता चल जाए। तीसरे दिन में डॉक्टर रचना सक्सेना के केबिन में बैठी थी। उन्होंने मेरी सारी रिपोर्ट एक एक करके देखी, फिर मेरी तरफ मुस्कुराई। नीना जी, सबसे पहले मैं चाहती हूँ कि आप बिल्कुल शांत रहे। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने घबरा कर पूछा, क्या मेरी रिपोर्ट ठीक नहीं है? उन्होंने तुरंत कहा, नहीं, रिपोर्ट बिल्कुल ठीक है। मैं कुछ समझ नहीं पाई। फिर आपने मुझे इतनी बार क्यों बुलाया? उन्होंने फाइल मेरी तरफ बढ़ाते हुए कहा, क्योंकि मैं एक बात पक्की करना चाहती थी।
उन्होंने रिपोर्ट पर उंगली रखते हुए कहा, आपकी सभी जांच सामान्य है, सब स्वस्थ है। मैं कुछ पल उन्हें देखती रह गई। मतलब उन्होंने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा, मतलब मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर ऐसा कोई कारण नहीं दिखता जिससे यह कहा जा सके कि आप कभी मां नहीं बन सकती। मेरी आंखों से आंसू निकल आए। 6 साल तक मैं जिस बात को बोझ उठाती रही उसका कोई प्रमाण ही नहीं था। मैंने कांपती आवाज में पूछा, लेकिन डॉक्टर फिर बच्चा क्यों नहीं हुआ? उन्होंने कुछ पल रुक कर जवाब दिया, ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है और इसका जवाब तभी मिल सकता था अगर शादी के समय आपके पति की भी जांच होती। उन्होंने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, बिना दोनों पति पत्नी की जांच के किसी एक को दोषी ठहराना चिकित्सा की दृष्टि से बिल्कुल गलत है। मैं बिल्कुल शांत बैठी रही। मेरे मन में गुस्सा नहीं था, बस एक खालीपन था। डॉक्टर रचना ने धीरे से कहा, मुझे नहीं पता आपकी निजी जिंदगी में क्या हुआ, लेकिन अगर सिर्फ बच्चा ना होने की वजह से आपको दोषी ठहराया गया था तो वो फैसला बिना पूरे सच को जाने के लिए गया था। मेरी आंखों के सामने पिछले 6 साल घूमने लगे, हर ताना, हर आंसू, हर अपमान, और वो दिन जब तलाक के कागज मेरे सामने रख दिए गए थे। अगर सिर्फ एक साधारण जांच करवा ली जाती तो शायद मेरी पूरी जिंदगी बदल जाती। मैं अस्पताल से बाहर निकली। मेरे हाथ में रिपोर्ट थी। मैं चाहती तो उसी समय विवेक को फोन कर सकती थी। उनके घर जाकर सबके सामने यह रिपोर्ट दिखा सकती थी, कह सकती थी, देखो गलती मेरी नहीं थी। लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि मुझे ऐसा हो चुका था कि जो रिश्ता भरोसे के बिना टूट गया उसे रिपोर्ट से भी वापस नहीं जोड़ा जा सकता। मैंने रिपोर्ट अपने बैग में रखी और चुपचाप घर लौट आई। उस रात मैंने अपनी डायरी खोली। कई महीनों बाद मैंने कुछ लिखा। आज पहली बार मुझे खुद पर तरस नहीं आया। आज मुझे खुद पर भरोसा वापस मिला है। मैं किसी की अधूरी सोच की दोषी नहीं हूँ। यह लिखते ही ऐसा लगा जिससे मेरे दिल से कोई बहुत बड़ा बोझ उतर गया हो। अगले ही हफ्ते स्कूल में एक छोटी सी कार्यशाला रखी गई। विषय था महिलाओं का स्वास्थ्य और जागरूकता। कार्यक्रम में आखिरी समय पर मुख्य वक्ता नहीं आ सके। प्रिंसिपल ने मुझसे कहा, नीना, अगर तुम चाहो तो अपने अनुभव के बारे में कुछ बोल सकती हो। मैं पहले हिचकिचाई, लेकिन फिर मंच पर चली गई। मैंने पहली बार अपनी कहानी किसी से साझा की। मैंने किसी का नाम नहीं लिया। मैंने सिर्फ इतना कहा कि जब तक दोनों की जांच ना हो तब तक किसी का एक इंसान को दोषी मत ठहराइए। पूरा हॉल बिल्कुल शांत था। मेरी बात खत्म होते ही जोरदार तालियां बजने लगी। कार्यक्रम के बाद कई महिलाएं मेरे पास आई। किसी ने कहा, दीदी, आज आपने हमारी आंखें खोल दी। किसी ने रोते हुए बताया कि वो भी सालों से बिना वजह खुद को दोष देती रही। उसी दिन मुझे पहली बार एहसास हुआ कि शायद मेरी कहानी सिर्फ मेरी नहीं है, शायद हजारों औरतों इसी दर्द से गुजर रही है। और तभी एक प्रसिद्ध सामाजिक संस्था की निदेशक मेरे पास आई। उन्होंने अपना विजिटिंग कार्ड मेरी तरफ बढ़ाया और मुस्कुराकर कहा, नीना जी, क्या आप हमारे साथ काम करना चाहेगी? मुझे तब बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि यही एक निमंत्रण मेरी पूरी जिंदगी की दिशा बदलने वाला था। जिस दिन मैंने अपनी कहानी सुनी उसी दिन मेरी नई जिंदगी शुरू हो गई। मैंने उस महिला का विजिटिंग कार्ड हाथ में लिया। उस पर लिखा था, नई दिशा फाउंडेशन। नीचे नाम था, डॉक्टर मीरा आनंद, संस्थापक। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, नीना जी, आज आपने मंच पर सिर्फ भाषण नहीं दिया, आपने उन महिलाओं की आवाज़ बंद कर बात की जो सालों से बिना गलती के खुद को दोष देती रहती है। मैं चुपचाप उनकी बात सुनते रहे। उन्होंने आगे कहा, अगर आप चाहें तो हमारे साथ जुड़ जाइए। हम पूरे देश में महिलाओं के स्वास्थ्य और जागरूकता पर काम करते हैं। मैंने तुरंत कोई जवाब नहीं दिया क्योंकि मैंने कभी खुद को वक्ता या समाज सेवी के रूप में सोचा ही नहीं था। 2 दिन बाद मैं पहली बार नई दिशा फाउंडेशन के कार्यालय पहुंची। वहाँ का माहौल बिल्कुल अलग था। कोई किसी का दुख सुन रहा था, कोई मेडिकल कैंप की तैयारी कर रहा था, कोई ग्रामीण इलाकों में जागरूकता अभियान की योजना बना रहा था। डॉक्टर मीरा मुझे एक कमरे में ले गई। वहाँ लगभग 20 महिलाएं बैठी थी। हर चेहरे पर एक अलग कहानी लिखी हुई थी। किसी को सालों तक ताने मिले थे, किसी की दूसरी शादी कर दी गई थी और किसी ने सिर्फ समाज के डर से इलाज ही नहीं करवाया था। उन्हें देखकर मुझे पहली बार महसूस हुआ मैं अकेली नहीं थी। धीरे धीरे मैं फाउंडेशन के साथ काम करने लगी।
शनिवार और रविवार में अलग अलग शहरों में जाकर महिलाओं से मिलती। मैं उन्हें सिर्फ एक बार समझाती, माँ बनना या ना बनना किसी महिला की कीमत तय नहीं करता, और बिना दोनों की जांच के कभी किसी एक को दोष मत दीजिए। शुरुआत में लोग मुझे सिर्फ सुनते थे, फिर मेरी बातें याद रखने लगे, और कुछ महीनों बाद लोग मुझे बुलाने लगे। एक दिन एक छोटे शहर में सेमिनार खत्म होने के बाद करीब 55 साल की एक महिला मेरे पास आई। उन्हें मेरा हाथ पकड़ लिया। उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा, बेटी, मैंने अपनी बहू को 5 साल तक बांझ कहकर ताने दिए। आज तेरी बात सुनकर पहली बार एहसास हुआ हो सकता है गलती मेरी सोच में रही हो। मैंने उनके हाथ पकड़ लिए। उन्होंने उसी समय अपनी बहू को फोन किया और रोते हुए सिर्फ इतना कहा, बेटा, अगर हो सके तो मुझे माफ कर देना। मैं कुछ पल तक उन्हें देखती रही। उसी दिन मुझे समझ आ गया कि सही समय पर बोला गया एक सच कई टूटे हुए रिश्ते जोड़ सकता है। करीब 1 साल बाद फाउंडेशन ने मेरा एक छोटा सा वीडियो सोशल मीडिया पर डाला। वीडियो में मैंने सिर्फ 2 मिनट बात की थी, लेकिन उन 2 मिनटों ने हजारों लोगों के दिल छू लिए। वीडियो पर लाखों व्यूज आए। देश भर से संदेश आने लगे। किसी ने लिखा, दीदी, आपकी वजह से मेरे पति पहली बार टेस्ट कराने को तैयार हुए हैं। किसी ने लिखा, आज मैंने खुद को दोष देना बंद कर दिया। मैं हर संदेश पढ़ती और चुपचाप भगवान का शुक्रिया अदा करती। इसी बीच एक न्यूज़ चैनल ने मुझे लाइव इंटरव्यू के लिए बुलाया। एंकर ने पहला सवाल पूछा, नैना जी, अगर आज वो लोग आपके सामने आ जाए जिन्होंने आपको गलत समझा था, तो आप उनसे क्या कहेगी? पूरा स्टूडियो मेरी तरफ देख रहा था। मैंने हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब दिया, मैं उनसे कोई शिकायत नहीं करूँगी। बस इतना कहूँगी, रिश्ते फैसलों से नहीं, भरोसे से चलते हैं, और भरोसा संदेश से नहीं, सच से बनता है। मेरी बात खत्म होते ही पूरा स्टूडियो तालियों से गूंज उठा। लेकिन मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि इस इंटरव्यू को मेरे पूर्व पति विवेक और उनका पूरा परिवार अपने ड्राइंग रूम में बैठकर देखने वाला था। और उसी हफ्ते एक ऐसी मेडिकल रिपोर्ट उनके घर पहुंचने वाली थी जो उनकी पूरी दुनिया हिला देने वाली थी। जिस सच को जानने से वो भागते रहे, वही सच उनकी दूसरी शादी के बाद सामने आ गया। टीवी इंटरव्यू खत्म होने के बाद मैं अपनी जिंदगी में आगे बढ़ती रही। अब मेरा ज़्यादातर समय देश के अलग अलग शहरों में जागरूकता कार्यक्रम करने में बीतता था। लेकिन उधर विवेक की जिंदगी वैसी नहीं चल रही थी जैसे उन्होंने सोची थी। तलाक के लगभग 1.5 साल बाद विवेक की दूसरी शादी रिया मल्होत्रा से हो गई। रिया पढ़ी लिखी, समझदार और बेहद शांत स्वभाव की लड़की थी। शादी के शुरुआती कुछ महीने सब कुछ ठीक चला। कमला देवी बहुत खुश थी। उन्हें पूरा भरोसा था कि अब जल्दी ही घर में बच्चे की किलकारी गूंजेगी। हर महीने वह भगवान के मंदिर में प्रसाद चढ़ाती। रिश्तेदारों से कहती कि इस बार हमें पूरा विश्वास है, जल्दी ही खुशखबरी मिलेगी। लेकिन समय बीतता गया। 6 महीने, फिर 9 महीने, और फिर पूरा 1 साल खुशखबरी नहीं आई। शुरुआत में कमला देवी ने वही गलती दोहरानी चाही। उन्होंने रिया से कहा, लगता है तुम्हें भी डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। रिया ने बहुत शांति से जवाब दिया, माँ जी, जरूर चलिए, लेकिन इस बार हम दोनों की जांच साथ हो गई। कमला देवी कुछ पल के लिए चुप रह गई। उन्हें अचानक मेरी कही हुई वही बात याद आई जिसे उन्होंने कभी सुनना ही नहीं चाहा था। कुछ दिनों बाद विवेक और रिया शहर के एक प्रसिद्ध विशेषज्ञ के क्लिनिक पहुंचे। डॉक्टर ने दोनों की बातें ध्यान से सुनी, फिर मुस्कुराकर कहा, हम हमेशा दोनों की जांच साथ करते हैं, यही सही प्रक्रिया है। रिया ने तुरंत हाँ में भर दी, लेकिन विवेक कुछ असहज दिखाई दिया। शायद उन्हें पहली बार महसूस हो रहा था कि जिस जांच से वह सालों पहले बचते रहे, आज वही उनके सामने खड़ी है। दोनों को टेस्ट हुए। रिपोर्ट आने में 5 दिन लगे। वो 5 दिन विवेक के लिए बहुत भारी थे। हर रात उन्हें बार बार नैना की बात याद आती, बस एक बार अपना टेस्ट करवा लो। उन्होंने उस दिन उसकी बात क्यों नहीं मानी? यह सवाल अब उनका पीछा नहीं छोड़ रहा था। 5वें दिन दोनों डॉक्टर के केबिन में बैठे थे। डॉक्टर ने रिपोर्ट देखी, पर बहुत शांत स्वर में कहा, रिया जी, आपकी सभी रिपोर्ट सामान्य है। कमला देवी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। लेकिन अगले ही पल डॉक्टर ने दूसरी फाइल खोली। मिस्टर विवेक, आपकी रिपोर्ट में कुछ ऐसी बातें हैं जिनका इलाज संभव है, लेकिन इनके कारण स्वाभाविक रूप से पिता बनने में कठिनाई आ सकती है।
पूरा कमरा एकदम शांत हो गया। विवेक को लगा जैसे किसी ने उनके पैरों तले जमीन खींच ली हो। उन्होंने कांपती आवाज में पूछा, क्या क्या आप रिपोर्ट दोबारा देख सकते हैं? डॉक्टर ने शांत भाव से कहा, रिपोर्ट 2 बार जांची जा चुकी है। अगर चाहे तो दूसरी लैब से भी पुष्टि करवा सकते हैं। कमला देवी की आंखें फैल गई। उनके होठ कांपने लगे। उन्हें वह दिन याद आया जब एक महिला डॉक्टर ने कहा था, आपके बेटे की भी जांच होनी चाहिए, और उन्होंने गुस्से में जवाब दिया था, मेरे बेटे को किसी टेस्ट की जरूरत नहीं। आज उन्हें एहसास हो रहा था कि उस दिन उन्होंने सिर्फ डॉक्टर की बात नहीं ठुकराई थी, उन्होंने एक निर्दोष बहू की पूरी जिंदगी बदल दी थी। घर लौटते समय पूरे रास्ते कार में कोई कुछ नहीं बोला। रात को कमला देवी अपने कमरे में अकेली बैठी रही। उन्होंने अलमारी खोली। उसमें एक पुराना फोटो एल्बम रखा था। पहले ही पन्ने पर मेरी और विवेक की शादी की तस्वीर लगी थी। मैं मुस्कुरा रही थी। मेरे माथे पर सिंदूर था। आंखों में भविष्य के सपने थे। कमला देवी तस्वीर को देखते देखते रो पड़ी। उन्होंने धीमे से कहा, नैना, गलती तेरी नहीं, हमारी सोच की थी। उधर विवेक पूरी रात सो नहीं पाए। सुबह होने तक उन्होंने एक फैसला कर लिया। उन्हें नैना से मिलना था, माफ़ी मांगने के लिए नहीं, क्योंकि उन्हें पता था कुछ गलतियाँ सिर्फ माफ़ी से नहीं मिटती, बल्कि उन्हें सच बताने के लिए कि आखिरकार वो रिपोर्ट आ ही गई जिसकी बात नैना ने सालों पहले की थी। लेकिन उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि जब वो नैना से मिलने पहुंचेंगे तो वहाँ सिर्फ नैना नहीं, बल्कि सैकड़ों लोग उसकी बात सुनने के लिए इंतजार कर रहे होंगे। जब सच सबके सामने आया तब माफ़ी मांगना भी आसान नहीं रहा। करीब 1 महीने बाद मुझे राजधानी में आयोजित एक बड़े राष्ट्रीय सम्मेलन में आमंत्रित किया गया। विषय था 5 पॉइंट से जुड़े मिथक और सच। देश भर से डॉक्टर, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक कार्यकर्ता और सैकड़ों परिवार वहाँ मौजूद थे। मैं मंच के पीछे खड़ी थी। मन बिल्कुल शांत था। आज मैं किसी के खिलाफ बोलने नहीं आई थी, मैं सिर्फ सच बताने आई थी। कार्यक्रम शुरू हुआ। कई विशेषज्ञों ने अपनी अपनी बात रखी। फिर संचालक ने मेरा नाम पुकारा, कृपया स्वागत कीजिए सुश्री नैना शर्मा का। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। मैं धीरे धीरे मंच पर पहुंची। कुछ पल तक मैंने सामने बैठे लोगों को देखा, फिर बोलना शुरू किया। 5 साल पहले भी उन लाखों महिलाओं में से एक थी जिन्हें बिना किसी मेडिकल प्रमाण के दोषी ठहराया गया था। पूरा हॉल शांत था। मैंने आगे कहा, सबसे बड़ा दर्द माँ न बन पाना नहीं होता। सबसे बड़ा दर्द तब होता है जब आपको सुने बिना ही दोषी घोषित कर दिया जाए। कई लोगों की आंखें नम हो गई। मैंने अपनी पूरी कहानी सुनाई, लेकिन आज भी मैंने किसी का नाम नहीं लिया, न अपने पूर्व पति का, न अपने ससुराल का। मैंने सिर्फ एक बात दोहराई कि अगर किसी दंपति को संतान होने में कठिनाई हो तो जांच हमेशा दोनों की होनी चाहिए, क्योंकि सच किसी एक का नहीं होता। पूरा सभागार तालियों से गूंज उठा। उसी समय हॉल के सबसे पीछे विवेक चुपचाप बैठे थे। उनके साथ रिया भी थी। उससे कहा था, अगर तुम्हें सच में अपनी गलती का एहसास है तो पहले उसकी बात सुनो। पूरा भाषण सुनते हुए विवेक की आंखें कई बार भर आई। उन्हें पहली बार महसूस हुआ कि नैना ने कभी उनका अपमान नहीं किया। जबकि वह चाहती तो पूरे देश के सामने उनका नाम ले सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। कार्यक्रम खत्म हुआ। लोग नैना से मिलने के लिए लाइन में खड़े थे। कोई तस्वीर खिंचवा रहा था, कोई सलाह ले रहा था, कोई धन्यवाद कह रहा था। करीब आधे घंटे बाद भीड़ थोड़ी कम हुई। तभी विवेक धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़े। मैंने उन्हें देखा, लेकिन मेरे चेहरे पर ना गुस्सा था, ना हैरानी, बस एक शांत मुस्कान थी। विवेक मेरे सामने आकर रुक गए। कुछ सेकंड तक वो कुछ बोल ही नहीं पाए। फिर उन्होंने कांपती आवाज में कहा, नीना, आज मैं पहली बार तुम्हारी आंखों में देखने की हिम्मत जुटा पाया हूँ। मैं चुप रही। उन्होंने जेब से एक लिफाफा निकाला। उसमें वही मेडिकल रिपोर्ट थी। उन्होंने उसे मेरी तरफ बढ़ते हुए कहा, यह वही रिपोर्ट है जो मुझे 5 साल पहले करवा लेनी चाहिए थी। मैंने रिपोर्ट नहीं ली। मैंने सिर्फ कहा, अब इसकी ज़रूरत नहीं है। विवेक की आंखों से आंसू बहने लगे। मुझे पता है, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बड़ा अन्याय किया। अगर उस दिन मैं सिर्फ एक टेस्ट करवा लेता तो शायद हमारी जिंदगी कुछ और होती। उन्होंने सिर झुका लिया। मैं रोज अपने उस फैसले पर पछताता हूँ। इतनी में रिया भी आ गई। उसने मेरी तरफ देखकर कहा, नैना जी, मैं आपका धन्यवाद कहना चाहती हूँ। मैंने हैरानी से उसकी तरफ देखा। रिया मुस्कुराई।
अगर आपने 5 साल पहले विवेक से टेस्ट करवाने की बात ना कही होती तो शायद आज भी हम सच तक नहीं पहुंच पाते। आपने सही बात कही थी। गलती सिर्फ इतनी थी कि उस समय किसी ने आपकी बात सुनी नहीं। रिया की बात सुनकर मेरे मन का आखिरी बोझ भी हल्का हो गया। मैंने विवेक की तरफ देखा, फिर बहुत शांत स्वर में कहा, मैंने तुम्हें बहुत पहले माफ कर दिया था। विवेक ने हैरानी से पूछा, इतनी आसानी से? मैं हल्का सा मुस्कुराई, नहीं आसानी से नहीं, बहुत डर के बाद। लेकिन अगर मैं तुम्हें माफ नहीं करती तो हर दिन उसी दर्द के साथ जीती रहती। मैंने माफ तुम्हारे लिए नहीं, अपने सुकून के लिए किया। विवेक की आंखें फिर भर आई। उन्होंने पहली बार बिना किसी उम्मीद के कहा, धन्यवाद मुझे इंसान बनने रहने का मौका देने के लिए। मैंने सिर हिलाया और वहाँ से आगे बढ़ गई। मुझे लगा ये इस कहानी का अंत है, लेकिन जिंदगी ने मेरे लिए अभी एक और अध्याय बचा कर रखा था, क्योंकि उसी शाम मुझे स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से एक आधिकारिक पत्र मिला और उसे पढ़ते ही मेरी आंखें हैरानी से फैल गई। उस पत्र में लिखा था, भारत सरकार आपको राष्ट्रीय महिला स्वास्थ्य जागरूकता अभियान की ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त करना चाहती है। मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि मैं सबसे बड़ी हार समझा जाने वाला अतीत अब लाखों महिलाओं के लिए उम्मीद की सबसे बड़ी आवाज़ बनने वाला था। जिस दर्द ने मुझे तोड़ा था, उसी दर्द ने मुझे लाखों लोगों की आवाज़ बना दिया। स्वास्थ्य मंत्रालय का पत्र पढ़कर कुछ पल तक मुझे यकीन ही नहीं हुआ। मैंने उसे दोबारा पढ़ा, फिर तीसरी बार। शब्द वही थे, राष्ट्रीय महिला स्वास्थ्य जागरूकता अभियान की ब्रांड एम्बेसडर बनने का नियंत्रण। मेरी आंखों के सामने 5 साल पहले की वह सुबह घूम गई, जब मेरे हाथ में तलाक के कागज थे। आज मेरे हाथ में एक नया अध्याय था। मेरे आसमान की तरफ देखा और मन ही मन कहा, शायद हर दर्द की एक मंजिल होती है। कुछ ही हफ्तों बाद दिल्ली के विज्ञान भवन में कार्यक्रम आयोजित किया गया। देश के बड़े डॉक्टर, वरिष्ठ अधिकारी, सामाजिक संस्थाओं के प्रतिनिधि और मीडिया के लोग मौजूद थे। जब मेरा नाम मंच पर पुकारा गया, पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। मुझे सम्मान पत्र दिया गया और अभियान की जिम्मेदारी सौंपी गई। अपने भाषण में मैंने सिर्फ एक बात कही, हमारे समाज को इलाज से पहले सोच बदलने की जरूरत है, क्योंकि कई बार बीमारी शरीर में नहीं, सोच में होती है। मेरी बात पर पूरा सभागार बड़ा खड़ा हो गया। कई डॉक्टर भी तालियां बजा रहे थे। अगले एक साल में मैंने देश के दर्जनों शहरों का दौरा किया, कभी सरकारी अस्पताल, कभी मेडिकल कॉलेज, कभी गांव की पंचायत और कभी बड़े बड़े सभागार। हर जगह में एक ही संदेश देती, सवाल पूछिए, जांच कराइए, लेकिन किसी इंसान को बिना सच जाने दोष मत दीजिए। धीरे धीरे अभियान का असर दिखने लगा। कई अस्पतालों ने नई नीति बनाई कि बच्चा ना होने की स्थिति में पति पत्नी दोनों की जांच की सलाह दी जाएगी। मुझे यह देखकर सबसे ज़्यादा खुशी होती थी। इसी दौरान एक दिन मेरा कार्यालय में रिसेप्शन से फोन आया, मैम कोई कमला देवी आपसे मिलना चाहती है। मैं कुछ पल के लिए शांत हो गए। 5 साल बाद मैं पहली बार उनका नाम सुन रही थी। मैंने कहा, उन्हें अंदर भेज दीजिए। कुछ ही क्षण बाद दरवाज़ा खुला, कमला देवी अंदर आई। लेकिन यह वह कमला देवी नहीं थी जिन्होंने कभी मुझे ताने दिए थे। उनके बाल पूरी तरह सफ़ेद हो चुके थे, चेहरे पर पछतावा साफ दिखाई दे रहा था। जैसे ही वह मेरे सामने पहुंची, उन्हें बिना कुछ कहे मेरे सामने हाथ छोड़ दिए। मैं घबरा गई। माँ जी, ये आप क्या कर रही है? उनकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, मुझे माँ जी मत कहो, मैं उस नाम के लायक नहीं रही। मैंने एक निर्दोष बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी। पूरा कमरा बिल्कुल शांत था। उन्होंने रोते हुए कहा, जब भी टीवी पर तुम्हें देखती हूँ तो खुद से नजरें नहीं मिला पाती। अगर उस दिन मैं डॉक्टर की बात मान लेती तो शायद आज सब कुछ अलग होता। मैंने धीरे से उनका हाथ पकड़ लिया, उन्हें सामने वाली कुर्सी पर बैठाया, फिर पानी का गिलास उनकी तरफ बढ़ाया। उन्होंने रोते हुए पूछा, क्या तुम मुझे कभी माफ़ कर पाओगी? मैंने कुछ पल सोचा, फिर मुस्कुराकर कहा, गलती आपकी थी, लेकिन मैंने उसे अपनी पूरी जिंदगी नहीं बनने दिया। अगर मैं आज भी उसी दर्द को पकड़े रहती तो शायद आज यहाँ तक कभी नहीं पहुँच पाती। इसलिए मैंने आपको बहुत पहले माफ़ कर दिया। कमला देवी फुट फुट कर रोने लगी। उसी समय मेरे कार्यालय के बाहर एक युवा दंपति अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। रिसेप्शनिस्ट ने अंदर आकर बताया, मैम ये दोनों आपसे मिलना चाहते हैं। मैंने उन्हें अंदर बुला लिया।
लड़की ने मुस्कुराकर कहा, मैम, हम 3 साल बाद भी माता पिता नहीं बन पाए थे। घर वाले मुझे दोष देने लगे थे, लेकिन हमने आपका इंटरव्यू देखा, फिर हम दोनों ने साथ में टेस्ट करवाए। उसने अपने पति का हाथ पकड़ लिया। मसला इनके इलाज से जुड़ी थी। अब इलाज चल रहा है और हमारे घर में किसी ने किसी को दोष नहीं दिया। उसकी आंखों में खुशी थी। उसके पति ने कहा, अगर आपका संदेश हमें ना मिला होता तो शायद हम भी वही गलती कर बैठते जो समाज सालों से करता आया है। मैं मुस्कुराई। उस पल मुझे महसूस हुआ कि मेरी असली जीत किसी से बदला लेने में नहीं, बल्कि किसी और का घर टूटने से बचाने में थी। लेकिन मेरी कहानी का सबसे भावुक अध्याय अभी बाकी था, क्योंकि कुछ महीनों बाद एक छोटा सा बच्चा मुझे माँ कहकर पुकारने वाला था और उस एक शब्द से मेरी पूरी जिंदगी का अर्थ बदल जाने वाला था। 5 साल पहले उन्होंने कहा था, तुम कभी माँ नहीं बन सकती। आज एक बच्चे ने मुझे माँ कहकर पुकारा और मेरी जिंदगी पूरी हो गई। कुछ महीने बीत गए। राष्ट्रीय अभियान लगातार आगे बढ़ रहा था। देश के अलग अलग राज्यों से मुझे नियंत्रण मिल रहे थे, लेकिन एक दिन मेरी जिंदगी ने मुझे ऐसी खुशी दी जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। हमारी संस्था के साथ जुड़े एक बाल गृह में मैं अक्सर बच्चों से मिलने जाया करती थी। वहाँ एक 5 साल का छोटा सा लड़का था। उसका नाम आरव था। बहुत शांत, बहुत समझदार, लेकिन किसी से ज़्यादा बात नहीं करता था। मुझे देखते ही वो हमेशा मुस्कुरा देता। धीरे धीरे हम दोनों की दोस्ती हो गई। मैं जब भी जाती, वो मेरे लिए एक छोटी सी ड्राइंग बनाकर रखता, कभी फूल, कभी घर, कभी सूरज। एक दिन उसने एक तस्वीर बनाई। उसमें एक छोटा बच्चा और उसके साथ एक मुस्कुराती हुई महिला खड़ी थी। मैंने हंसकर पूछा, यह कौन है? उसने मासूमियत से जवाब दिया, यह मैं हूँ और यह मेरी माँ। मैंने मुस्कुराते हुए पूछा, तुम्हारी माँ कहाँ है? उसने मेरी तरफ देखा और धीरे से कहा, अगर आप मान जाए तो आप बन जाओ। उसे एक पल में मेरी आंखों से आंसू बह निकले। कई रातों तक मैं उसी बात के बारे में सोचती रही। फिर मैंने कानूनी प्रक्रिया शुरू की। सभी जांच पूरी हुई, काउंसलिंग हुई। कई महीनों बाद अदालत ने आधिकारिक आदेश दिया। अब आरव कानूनी रूप से मेरा बेटा था। जिस दिन मैं उसे घर लेकर आई, उसने दरवाजे पर रुककर पूछा, अब क्या मैं आपको माँ कह सकता हूँ? मैंने उसे अपनी बाहों में भर लिया। हाँ बेटा, अब हमेशा। उस दिन मुझे एहसास हुआ, माँ बनने का रिश्ता सिर्फ जन्म से नहीं, दिल से भी बनता है। कुछ दिनों बाद में और आरव पार्क में बैठे थे। वह साइकिल चलाना सीख रहा था। अचानक विवेक वहाँ आ गए। शायद उन्हें उम्मीद नहीं थी कि मेरी मुलाकात उनसे हो जाएगी। उन्होंने आरव को देख के फिर मुस्कुराकर पूछा, ये मैंने गर्व से कहा, मेरा बेटा विवेक। कुछ पल तक आरव को देखते रहे, फिर मेरी तरफ देखकर बोले, भगवान ने तुम्हें माँ बनने की खुशी मेरे सोचने से कई ज़्यादा खूबसूरत तरीके से दे दी। मैंने मुस्कुराकर कहा, भगवान कभी देर करते हैं लेकिन अन्याय नहीं करते। विवेक ने सिर झुका दिया। मैं हमेशा इस बात का अफसोस करूंगा कि मैंने तुम्हें समझने की कोशिश नहीं की। मैंने शांत स्वर में कहा, कुछ रिश्ते वापस नहीं आते, लेकिन उनसे मिली सीख पूरी जिंदगी साथ रहती है। विवेक ने पहली बार सुकून के साथ मुस्कुराकर कहा, तुम सच कहती हो। फिर वह चुपचाप वहाँ से चले गए। इस बार ना मेरे मन में शिकायत थी, ना उनके मन में कोई बहाना, सिर्फ समय की दी हुई सीख थी। आज उस घटना को कोई साल हो चुके हैं। आरव अब स्कूल जाता है। हर साल मदर्स डे पर वह सबसे पहला कार्ड मुझे देता है। उस कार्ड पर हमेशा एक ही बात लिखी होती है, दुनिया की सबसे अच्छी माँ। जब भी मैं वो कार्ड पढ़ती हूँ, मुझे वह दिन याद आता है जब लोगों ने कहा था, तुम कभी माँ नहीं बन सकती। आज मैं मुस्कुराकर सोचती हूँ, लोगों ने सिर्फ माँ बनने का एक तरीका देखा था, भगवान ने मुझे दूसरा रास्ता दिखा दिया। अगर मेरी कहानी से आपने एक बात सीखी हो तो वह यही है, कभी भी बिना सच जाने किसी इंसान को दोष मत दीजिए और किसी महिला की पहचान सिर्फ इस बात से मत कीजिए कि वो माँ बन सकती है या नहीं, क्योंकि इंसान की सबसे बड़ी पहचान उसके संस्कार, उसका साहस और उसका चरित्र होता है। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और ये कहानी आप कहाँ कहाँ से देख रहे हैं, अपना और अपने शहर का नाम जरूर लिख भेजें। और कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती है जल्दी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।